नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में ये हमारा पाठ 8 जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, तो ये चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको लैंगिक जनन क्या होता है करके, परागण क्या है, निषेचन क्या है, ये आपको बताया था। और जो इस चैप्टर के बीच बीच में पाठनिहित प्रश्नोत्तर होते हैं उनको भी बताया जा रहा था, और अभ्यास कार्य में जो प्रश्नोत्तर होते हैं उनको भी बताया था। तो इसमें कुछ प्रश्न रहे हैं, उनको आज की इस वीडियो में हम करेंगे। यहाँ से देखेंगे, हमारा ये अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। यानी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे उसकी अपेक्षा जो होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अधिक प्रभावशाली होता है। ऐसा क्यों होता है, कह रहा है। तो देखते हैं इसको। लैंगिक जनन में आनुवांशिकी विभिन्नताओं के कारण संतानों के लक्षणों में भिन्नता उत्पन्न होती है, और यह जो अलैंगिक जनन के द्वारा संभव नहीं हो पाता है। यानी कि जो लैंगिक जनन होगा, जिसमें नर और मादा दोनों ही भाग लेंगे, तो उनके जो आनुवांशिक लक्षण होंगे उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होने के कारण संतानों में जो है वो कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न आती हैं। ठीक है, लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट सेल भाग लेता है, तो उसके द्वारा जो होता है, ये जो विभिन्नताएं हैं, ये विभिन्नताएं उत्पन्न हो पाना संभव नहीं है। दूसरा, आनुवांशिक विभिन्नताओं के कारण जीवधारियों के योग्य सदस्य विकसित होते हैं। अगर अलग पेरेंट्स से अगर विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं अगली पीढ़ी में, तो उससे जो होंगे, जो नए जीवधारी जो उत्पन्न होंगे, उसमें योग्य सदस्य जो अपने वातावरण के प्रति, या जो होता है अपने समाज में, जिस समाज में वो रहते हैं उसमें जो है वो अपने आप को विकसित कर पाते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता के कारण जो है जैव विकास होता है। यानी कि जो जिस तरह से जीवों का विकास हुआ है, छोटे छोटे कीड़ों से मनुष्य तक का, या उससे भी बड़े जीवधारियों तक का, तो ऐसे जो है इनके योग्य सदस्य जीवित रहने से जो है जैव विकास, यानी कि जीवों का विकास वो लगातार होता रहता है। लेकिन जो अलैंगिक जनन होगा उसके द्वारा जो है ये जैव विकास है वो संभव नहीं हो पाता है। लैंगिक जनन के फलस्वरूप नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, यह अलैंगिक जनन द्वारा संभव नहीं है। यानी कि जो लैंगिक जनन होगा उसके कारण क्या होगा, नई नई प्रजातियाँ जो हैं वो उत्पन्न होंगी। ठीक है, क्योंकि जब विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी तो उससे योग्य सदस्य जीवित होंगे, तो वो कुछ एक अलग ही वैरायटी में उत्पन्न होंगे, तो उससे क्या होगा, एक नई प्रजाति, यानी कि एक नई स्पीसीज़ का जो है वो निर्माण होगा। लेकिन अलैंगिक जनन के द्वारा ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि वो अपने ही समान जो है बिल्कुल एक्यूरेट जो है जीन्स, जो गुणसूत्र हैं उनके अपने ही समान बच्चे या अपने पीढ़ियों को आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो ये अलैंगिक जनन द्वारा इस प्रकार से नई प्रजातियाँ उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। ठीक है, एक ये 15वां क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि मानव के मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाई करके मैंने पहले आपको भेजा हुआ है। इसको आप जो है बहुत क्लियर तरीके से बनाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में आता है, बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। क्या द्विखंडन क्या है और बहुखंडन क्या है, दोनों में अंतर हमने बताना है। तो द्विखंडन को देखते हैं। यह क्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है, यानी कि जब क्लाइमेट इनके अनुकूल होता है तो ये प्रक्रिया जो ये प्रोसेस होती है तब होती है जीवों में। और बहुखंडन क्या होता है, यह क्रिया सामान्यतः प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है, यानी कि जब रेयर कंडीशंस होती हैं तब जो है ये बहुखंडन होता है। दूसरा, इसमें केंद्रक दो पुत्री केंद्रकों में विभाजित होता है, यानी कि द्विखंडन कहा गया है तो दो ही जो है केंद्रकों में विभाजित होता है, जिससे दो संततियों का निर्माण होता है। और बहुखंडन में इसमें केंद्रक अनेक संतति केंद्रकों में बढ़ जाता है, जिससे बहुत सारी जो है जीवों का निर्माण होता है। थर्ड, इसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशाद्रव्य या कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, यानी कि जब केंद्रक विभाजित होगा तो उसके साथ साथ जो उनके अंदर कोशिका द्रव्य होगा, ठीक है, तो वो भी जो है विभाजित होता है। और बहुखंडन में इसमें केंद्रकों के विभाजन के बाद जो है प्रत्येक पुत्री केंद्रक के चारों ओर कोशाद्रव्य जमा हो जाता है, यानी कि जब प्रत्येक केंद्रक विभाजित हो जाएंगे तो उसके बाद जो है जो कोशिका द्रव्य होगा वो प्रत्येक जो नई संतति होगी, यानी जो केंद्रक होगा उसके चारों ओर जो है फिर कोशिका द्रव्य जमा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक कोशिकीय जीव से दो संतति जीव बनते हैं, यानी कि जो ये भी दोनों ही जो है एक कोशिकीय जीवों में होने वाला जो है ये अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। तो ये द्विखंडन की प्रक्रिया से जो है एक जीव जो है दो जीवों का निर्माण करता है, जैसे कि अमीबा। और बहुखंडन भी जो है एक कोशिकीय जीवों में होने वाला लैंगिक जनन है। तो लेकिन बहुखंडन के द्वारा जो है एक जीव से अनेक जो है जीव वो बनते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये द्विखंडन और बहुखंडन में इस प्रकार से अंतर पाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
स्वपरागण और परपरागण में अंतर कीजिए, यानी कि स्वपरागण क्या है और परपरागण क्या है करके, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। पुष्प द्विलिंगी होते हैं। जब एकलिंगी होते हैं तो नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं। जो स्वपरागण में क्या होगा, अधिकतर जो पुष्प होंगे द्विलिंगी होंगे, यानी द्विलिंगी यानी कि दोनों ही जो जनन अंग होंगे वो एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। लेकिन जब जो है पुष्प एकलिंगी होते हैं तो उसमें नर व मादा जो है पुष्प वो एक ही पौधे पर पाए जाएंगे। जैसे कद्दू में, जो कद्दू या लौकी की बेल में जो है उसमें अगर, क्योंकि वो एकलिंगी होते हैं लौकी और कद्दू के जो पुष्प होते हैं, तो उनमें जो है एक ही पौधे पर जो है दोनों ही, यानी कि एक में जो है नर जनन अंग पाया जाएगा एक पुष्प में, एक में मादा जनन अंग पाया जाएगा। ठीक है। और परपरागण में क्या होता है, पुष्प द्विलिंगी या एकलिंगी तथा नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों में पर भी हो सकते हैं। लेकिन परपरागण की प्रक्रिया में क्या होगा, पुष्प द्विलिंगी भी हो सकता है, एकलिंगी भी हो सकता है, यानी कि एक ही पौधे पर दोनों ही फूल लग सकते हैं, नर और मादा लिंग वाले, या जो है अलग अलग जो पौधे होते हैं उसी प्रजाति के, जैसे कद्दू की एक बेल है तो दूसरी बेल के पौधों में भी इस तरह से भी वो प्रक्रिया, यानी कि परपरागण की प्रक्रिया हो सकती है। तो ये अंतर होता है इसमें। दूसरा, नर व मादा भाग एक साथ परिपक्व होते हैं। इसमें नर व मादा भाग जो है दोनों एक साथ जो है वो डेवलप होते हैं। परपरागण में नर व मादा भाग अलग अलग समय परिपक्व होते हैं, इसलिए जो अलग समय परिपक्व होने के कारण जो है इसमें परपरागण में ज़्यादा समय लगता है। पुंकेसर और स्त्रीकेसर पुष्प में इस प्रकार स्थित होते हैं कि परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पर गिर जाएं। तो जो स्वपरागण होता है उसमें क्या है, अधिकांशतः जो होते हैं वो पुष्प द्विलिंगी होते हैं, तो उसमें जो पुंकेसर से जो परागकण होते हैं वो आसानी से कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा जो है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर जो है गिर जाते हैं। ठीक है। और परपरागण में नर व मादा भाग प्रायः इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच सकें। तो इसमें जो है अलग पौधों पर फूल लगने से उसी प्रजाति के या एकलिंगी होने के कारण जो है कीटों के द्वारा या वायु के द्वारा या अन्य किसी माध्यमों के द्वारा जो है जो परागकण होते हैं वो मादा जो पुष्प होगा उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। पुष्प प्रायः सुगंध रहित, अनाकर्षक, छोटे तथा मकरंद रहित होते हैं। तो जो स्वपरागण वाले जिन पौधों में जो है, जिन पुष्पों में स्वपरागण की प्रक्रिया होती है उसमें जो पुष्प होंगे उसमें सुगंध कम रहेगी और वो कम आकर्षक दिखाई देंगे, छोटे होंगे, और मकरंद यानी कि जिसके अंदर इसमें जिसको देख करके कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं वो उसमें कम भरा हुआ होता है। लेकिन परपरागण वाले जो पुष्प होते हैं वो गंधयुक्त होते हैं, आकर्षक होते हैं, जिसके कारण कीड़े उन पर बैठते हैं तो फिर वो उन पौधों से दूसरे मादा पुष्पों के ऊपर जा कर के बैठते हैं, तो जिससे क्या होता है, परपरागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। कायिक प्रवर्धन जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हम आलू को उगाते हैं, अदरक को उगाते हैं, अरबी को उगाते हैं। ठीक है। तो ये कायिक, गन्ने को उगाते हैं या गुलाब को जो है कटिंग करके उगाते हैं, तो ये सब कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है। तो इन कुछ पौधों को आने के लिए इसका ही उपयोग क्यों जाता है, या इनमें लैंगिक या लिंग क्यों नहीं पाया जाता है, कह रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं हम। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग जाता है क्योंकि कुछ पौधों में बीज नहीं बनते, जैसा कि आपने गुलाब का, गन्ने का ये देखे होंगे, इनमें कोई बीज कुछ नहीं बनते हैं, बीज जनन योग्य नहीं होते तब कम संख्या में होते हैं। कभी कभार कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें बीज जो है जनन योग्य नहीं होंगे या संख्या में कम होते हैं, जिसके कारण से जो है ये अगली जो है नई जो पौधे उनका निर्माण नहीं हो पाता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा कम समय में एक पौधे से अनेक पौधे तैयार किए जा सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि गन्ने से या गुलाब की कटिंग से या आलू को जब काटते हैं इसमें ट्यूबर से, तो अलग कटिंग करके जो है आलू को काट करके नए पौधे जो हैं कम समय में तैयार हो सकते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजाति के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया जा सकता है, यानी कि जब हम उसी पौधे से जो है उसी को काट करके, जैसे गन्ने को काट करके या पौधे को ही कटिंग को काट करके, तो उससे जो है उसकी जो लक्षण होंगे उस पौधे के, उसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो इस कारण से जो है हम कायिक प्रवर्धन का उपयोग करते हैं पौधों को उगाने के लिए। ठीक है। इसके बाद हमारा जो आगे के क्वेश्चन आंसर हैं तो उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।